अंधे बन के बस्ती में घूम रहे हैं सब मस्ती में। अंधे बनकर बस्ती में घूम रहे हैं सब मस्ती में। अपनी विरासत मटिया मलेट कर रहा कोई सस्ती में। तुम्हारे हाथ में है सब, चाहे तो सब निजी हाथों में सौंप दो। तुम्हारे हाथ में है सब, चाहे तो सब निजी हाथ में सौंप दो। हम गरीबों की थाली से रोटी, चाहे तो आंखों से सारे सपने नोच दो। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। यानी कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचना, उसको प्राइवेट करना, उसको निजी हाथों में सौंपना। प्राइवेटाइजेशन पहले भी हुआ, परंतु नामात्र, इतनी भारी मात्रा में नहीं। बीएससी और पीएसयू रिपोर्टिंग के अनुसार 2014 से लेकर अब तक लगभग 121 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिसमें कि बैंकिंग क्षेत्रों की कंपनी, बीमा क्षेत्रों की कंपनी, अन्य तमाम प्रकार के क्षेत्रों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। और उन कंपनियों के अगर नामों की बात किया जाए तो उसमें प्रमुख रूप से एयर इंडिया, बीएसएनएल, एलआईसी, यूआईआईसीएल, एनआईसीएल, बीपीसीएल, एनआईईसीएल, आईईसीएल, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने प्राइवेट किया, उन्हें निजी हाथों में सौंपा। इन कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के बाद से बहुत से ऐसे लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया और तमाम प्रकार की ऐसे बातें निकल के आई कि क्या इन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना उचित था या विकास के क्षेत्र में कारगर होगा या नहीं। क्योंकि भारत में जहां अभी भी इतनी भारी मात्रा में बेरोजगारी है, अराजकता व्याप्त है और लोग अभी भी इतनी भारी मात्रा में गरीबी को झेल रहे हैं, सड़कों के किनारे रहने पे मजबूर हो रहे हैं, वहां पे यदि कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन उन्हें निजी हाथों में सौंपा जाएगा तो क्या यह विकास के क्षेत्र में उचित होगा या कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र को अवरोधित करेगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। रेलवे जैसी संस्था में प्राइवेटाइजेशन, जो रोजगार का एक हब माना जाता था, जहां पर रोजगार भारी मात्रा में उपलब्ध कराया जाता था, वहां पर कई ऐसे पदों को प्राइवेट कर दिया गया। यानी कि अब वो सार्वजनिक सरकारी नहीं रह गए, उनमें प्राइवेट क्षेत्रों से लोगों को रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। तमाम ऐसे कयास लगाए गए, तमाम ऐसे मुद्दे सदन में भी उठाए गए कि कंपनियों का निजीकरण रोका जाए, उन्हें प्राइवेट होने से बचाया जाए। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जिन व्यक्तियों के हाथों में उन कंपनियों का स्वामित्व सौंपा जाएगा वो स्वतंत्र होंगे उसको अपने तरीके से चलाने के लिए, यानी कि वो अपने इच्छा के अनुसार उनका संचालन करेंगे, ना कि किसी दबाव में। यदि कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्रों में रहती हैं तो उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, उनपे कुछ बाध्यकारी बंधन होते हैं कि वो ऐसा कार्य करेंगे। यदि वो ऐसा कार्यों को नहीं करते हैं तो हम उन्हें बाध्य कर सकते हैं वैसा करने के लिए। समय समय पे रोजगार सृजित करना, उचित मात्रा में वेतन देना और अनेक प्रकार के भत्ते इत्यादि देने के लिए कंपनियां बाध्य होती हैं और उन्हें बाध्य कराया भी जा सकता है। परंतु प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजी स्वामित्व वाली कंपनियों में ऐसा नहीं है। वह उनके स्वामी के ऊपर होता है कि वह आपको ऐसी व्यवस्था दें या ना दें। बंदरगाह बिका, एरोप्लेन बिकी, एलआईसी कंपनियां बिकी, बैंकिंग क्षेत्र के कंपनियां बिकी, तमाम क्षेत्रों की कंपनियां बिकी। यहां तक बात समझ में आती है। परंतु जब बात प्राइवेटाइजेशन की आती है और उसका प्रवेश शिक्षा के क्षेत्र में होता है तो वहां विषय अति गंभीर हो जाता है। क्योंकि भारत में जहां इतनी भारी मात्रा में अशिक्षा व्याप्त है, वहां पे यदि प्राइवेटाइजेशन सरकारी संस्थानों में यानी कि सरकारी शिक्षा के संस्थानों में आना शुरू हो जाएगा तो निश्चित है विषय गंभीर हो जाएगा।
बात यदि अकेले उत्तर प्रदेश की किया जाए तो अब तक लगभग 16 राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों और 31 आईटीआई कॉलेजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। उन्हें पीपीएस मॉडल पे चलाने के लिए निजी हाथों को सौंपा जा चुका है। जहां पर सरकारें सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कम फीस में बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराती हैं, वहां पे यदि उन संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो क्या व्यक्ति सक्षम होगा अपने पढ़ाने में और अपने बच्चों को उस संस्था में पढ़ाने के लिए? क्योंकि ये प्राइवेट संस्था में तो सभी की स्थिति नहीं होती है अपने बच्चों को पढ़ा पाए, क्योंकि वहां की फीस, वहां की व्यवस्थाएं बहुत ही महंगी होती हैं और वहां सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र को निजीकरण से दूर रखा जाए, शिक्षा कम से कम लोगों तक पहुंचे और कम रुपयों में कम फीस में पहुंचे और बेहतर शिक्षा पहुंचे। प्राइवेटाइजेशन शिक्षा के क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी सभी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट क्षेत्रों में पढ़ा सके और उन स्कूलों की फीसों को भर सकें। अब बात आती है निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेटाइजेशन की, कि क्यों यह विषय इतना गंभीर है। शिक्षा, रोजगार, गरीबी, यह ऐसे मुद्दे रहे हैं जो भारत में बहुत पहले से चले आ रहे हैं और इन सारी कंपनियों के द्वारा उसको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास किया जाता रहा, यानी कि जो इनमें रोजगार के पद सृजित होते थे उनके द्वारा। यदि सरकारी कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो रोजगार कहां से सृजित होंगे? एक सरकारी कंपनी यदि 4000 लोगों से 4000 कार्मिकों को रखती, यानी कि 4000 कर्मचारियों को अपने यहां नौकरी देती है, तो लमसम यह तय है कि वही कंपनी यदि प्राइवेट होती है तो 2000 लोगों से अपने कार्यों को कराएगी, 2000 लोगों को ही सैलरी तनख्वाह देने की कोशिश करेगी ताकि कम स्रोतों में ज्यादा काम दिया जा सके। वो ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि लिए उसका उद्देश्य जनहित नहीं, स्वयं का लाभ कमाना होगा, अपना स्वार्थ होगा। एक समय पर भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्राइवेटाइजेशन पर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि प्राइवेटाइजेशन लोकहित में नहीं है, यह कहीं ना कहीं आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करेगा और इस पर लोगों को आंदोलन करना चाहिए और उभर कर सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। उनकी चिंता जायज थी, उन्होंने इसको किसी परिदृश्य में देखा होगा और अपनी बातों को रखा होगा। प्राइवेटाइजेशन इस समय की स्थिति से अगर देखा जाए तो यह गंभीर विषय है, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, आरक्षण के नियमों के लिए। अब आरक्षण के नियमों के लिए प्राइवेटाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, बात को समझिए। जब कभी हम किसी वैकेंसी को देखते हैं, यानी कोई रिक्तियां निकाली जाती है, तो उसमें 15% एससी के लिए, 7% एसटी के लिए, 27 ओबीसी के लिए और 50 अन्य के लिए होता है, यानी कि 50 में सभी वर्गों के लोग जा सकते हैं अपनी वरीयता के अनुसार। अब क्या प्राइवेट कंपनियां इन आरक्षण नियमों का पालन करेंगी? उन्हीं आरक्षण के नियमों के अधीन अपने यहां कार्मिकों को रखेंगी या स्वयं की इच्छा के अनुसार? यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि अभी भी दलित, शोषित, वंचित लोग या उनका विकास उतनी अच्छी स्थिति में नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यदि कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो निश्चित ही है वह उनके विकास को अवरोधित करेगा, क्योंकि उन्हें जो आरक्षित सीटें मिलती थी वह नहीं मिलेंगी, तो वह रोजगार के लिए कहां पर जाएंगे, किसके पास जाएंगे? क्या उन्हें रोजगार उनके अधिकार स्वरूप उन कंपनियों में मिलेगा? आरक्षण के नियमों के रहते तो इतनी
इतनी विसंगतियां हमें देखने को मिलती है। तो यदि आरक्षण का नियम ही नहीं रहेगा, आरक्षण ही नहीं रहेगा, तो उनके अधिकारों का क्या होगा? कहां पर जाएंगे गरीब, शोषित, वंचित लोग? किससे करेंगे अपने अधिकारों की मांग? प्राइवेट कंपनियां तो अपने अनुसार ही कामें करेंगी और अपने अनुसार ही जैसा उन्हें उचित रहेगा अपने यहां लोगों को रखेंगी। आरक्षण जो पहले से ही एक गंभीर विषय रहा है, बार बार सदन में सांसदों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया कि प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण को लागू किया जाए, उन्हीं आरक्षण के मानकों का पालन प्राइवेट कंपनियों में भी किया जाए, परंतु सरकार इस पर मौन है। कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन तो किया जा रहा है, परंतु आरक्षण उसमें किस प्रकार लागू होगा, क्या उन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा जो आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, या कुछ अतिरिक्त नियम? परंतु अभी तक इस पर सरकार मौन है, कोई स्पष्टीकरण नहीं की है। यह प्राइवेटाइजेशन उन लोगों के, उन वर्गों के हितों में कतई नहीं होगा जो अभी विकास की ओर अग्रसर हैं, या यूं कहें कि अभी उनका किसी समान स्तर पे विकास हो नहीं पाया है। तो सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राइवेटाइजेशन उसी सीमा तक किया जा सके जहां तक वह लोगों के अधिकारों की, लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन ना करे, यानी कि वह लोगों के विकास में हो, लोगों के हित में हो, ना कि वह लोगों के विकास को ही रोक दे। बात जब वास्तविक धारा की होती है, यानी कि सोसाइटी की होती है, तो देखने योग्य होता है कि आज के समय में जहां हम 2025 में प्रवेश कर गए हैं, कितने लोग अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थानों, यानी कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भेजने के लिए सक्षम हैं। कितने लोग अपने बच्चों को एक ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जहां हाईटेक सुविधाएं होती हैं, और कितने लोग सरकारी, और कितने लोग पढ़ा ही नहीं पाते हैं। कितने लोग रेलवे की जनरल डिब्बे में ठूस ठूस कर यात्रा करते हैं, कितने लोग सरकारी बसों में धक्का खाते हैं, और कितने लोग एरोप्लेन के बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, कितने लोग लग्जीरियस बसों से सफर करते हैं। ये सारे सोसाइटी की, समाज की बातें हैं, और यह सीधे सीधे संबंध रखता है प्राइवेटाइजेशन से। क्योंकि यदि लोगों के पास रोजगार ही नहीं रहेगा, लोगों के पास आय का कोई बेहतर स्रोत ही नहीं रहेगा, तो अपना और अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार करेंगे? यह देखने वाली बात होती है कि प्राइवेटाइजेशन कितने लोकहित में है। यदि इतना ही प्राइवेटाइजेशन लोकहित में है, तो इसका इतना भारी मात्रा में विरोध किया क्यों जा रहा है? क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो यह कहा जाता है वह लोकहित में होता है और जनता के हित में होता है। तो यदि प्राइवेटाइजेशन इतना ही बढ़िया है, इतना ही अच्छा है, तो वह क्यों इतना भारी मात्रा में विरोध का कारण बन रहा है? जनता को उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसी तरफ स्पष्ट इशारा करती हैं कि प्राइवेटाइजेशन उतना उचित है नहीं जितना इससे समझा जा रहा है या सरकारों के माध्यम से बताया जा रहा है। क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को यह पता होता है कि कितनी अमीरी है, कितनी गरीबी है, कितना रोजगार लोगों के पास है और कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और कितने लोग एक सरकारी बेहतर स्कूल को ढूंढने में लगे हुए हैं, और कितने लोग तो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। कितने लोग रेल के जनरल डिब्बे में धक्का खा रहे हैं, कितने लोग एयरप्लेन के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, कितने लोग वो लोग बस में सफर कर रहे हैं और कितने लोग रोडवेज बसों में धक्का खा रहे हैं। ये सारी चीजें इन्हीं सब बातों का प्रमाण है कि जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं रहेगा, उनके जो थोड़ा बहुत उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया है, चाहे उनका वर्गीकरण करके, चाहे आरक्षण के माध्यम से, और कहीं उनको इन सब माध्यमों से रोजगार उपलब्ध हो रहा है, यदि वही सारे नियम कानून नहीं रहेंगे या वही संस्थाएं नहीं रहेंगी, तो लोगों का क्या होगा? थोड़ा वर्तमान मुद्दे में अगर हम बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का जो निजीकरण किया जा रहा है वो चर्चा में है और भारी विरोध का कारण है। तो यदि निजीकरण इतना ही बढ़िया है तो क्यों नहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का
निजीकरण इन दिनों भारी विरोध का कारण बना हुआ है। उसमें काम करने वाले कर्मचारी पदाधिकारी लगातार हड़ताल धरना कर रहे हैं, परंतु इसका कोई खास असर दिख नहीं रहा है और सरकार पूरी मंशा बना चुकी है बिजली विभाग का निजीकरण का। तो यह सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि आखिर वो विरोध का कारण क्यों बन रहा है। यदि निजीकरण इतना अच्छा है तो बिजली विभाग के कर्मचारी उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? किन बात का डर उनको सता रहा है? क्या वह कारण है? तो सारी चीजें बात को स्पष्ट करती हैं कि निजीकरण को कोई स्वीकार नहीं करना चाह रहा है या जबरदस्ती कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है और लोगों को यह डर सता रहा है कि यदि इसी प्रकार निजीकरण होता रहा तो उनका क्या होगा, उनमें काम करने वाले लोगों का होगा और आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। जिन नियम आरक्षणों के कारण लोगों को थोड़ा बहुत अवसर मिल जा रहा है उन क्षेत्रों में जाने का, उन कंपनियों में जाने का, तो क्या जब निजीकरण हो जाएगा उन्हें वह अवसर उस समय भी प्राप्त रहेंगे? निजी क्षेत्रों की कंपनियां उन सारे नियमों का पालन करेंगी और करेंगी भी तो किस सीमा तक? क्योंकि अभी इससे संबंधित कोई नियम कानून बनाया भी नहीं गया, ना ही कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है। बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन हड़ताल इस बात का प्रमाण है कि निजीकरण लोकहित में नहीं है, रोजगार के हित में नहीं है, लोगों के अधिकारों के संरक्षण के हित में नहीं है। यह कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का हनन ही कर रहा है, जो इतना भारी मात्रा में विरोध का कारण बन रहा है। तो सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो निजीकरण उस सीमा तक ही करें जो लोगों के हितों के लिए उचित हो, उनके हितों का संरक्षण करें, ना कि वो उनके विकास में ही बाधा उत्पन्न कर दे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव बातों के लिए और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय को कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।